इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को पढ़ा। अब हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को पढ़ने जा रहे हैं। वैसे हमने ये हेडिंग, इस यूनिट का नाम भी ये लिखवाया था, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है ना। लेकिन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में मैंने आपको क्या बताया था कि दो नेचर होती है। कौन कौन सी दो नेचर? पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। अब तक हम ये मान रहे थे कि जो रेडिएशन होता है वो पार्टिकल नेचर रखता है। पार्टिकल नेचर रखता है मींस सर रेडिएशन से फोटोन निकलते हैं और वो फोटोन जब किसी सरफेस पे टकराते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन को इमिट करा देते हैं, ठीक है। यानी ये बात चल रही थी अभी तक पार्टिकल नेचर की। अब बात करेंगे किसकी? वेव नेचर की, क्योंकि उसने कहा था दो नेचर होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है, समझे ना। और जब दोनों जस्टिफाइड हो जाएं तो दोनों को मिलाकर क्या कह देते हैं? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। समझ में आ रही बात ना? तो पहले आप चैप्टर का नाम डालिए वेव नेचर ऑफ मैटर। वेव नेचर ऑफ मैटर, इससे पहले था पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर और अब लिखेंगे वेव नेचर ऑफ मैटर। इस वेव नेचर ऑफ मैटर में पहला डालिए हेडिंग, पहला हेडिंग डी ब्रॉगली वेव्स, ठीक है ना। डी ब्रॉगली वेव्स, इन्हीं को ही मैटर वेव्स भी कहते हैं। डी ब्रॉगली वेव्स या इन्हीं को कहते हैं मैटर वेव्स, ओके। डी ब्रॉगली वेव्स, लिखें डी ब्रॉगली वेव में लिखे जल्द से। रेडिएशन बिहेव्स बोथ, रेडिएशन बिहेव्स बोथ एज वेव एंड पार्टिकल। Radiation behave both as wave and particle, as wave and particle. Therefore, de Broglie gave a hypothesis. ये अभी तक भी क्या ही है? हाइपोथेसिस है, क्योंकि इसकी बात में कोई ऐसा खास बोल्ड हाइपोथेसिस नहीं, लेकिन ये बोल्ड हाइपोथेसिस का मतलब क्या कि दो लोग तो प्रूफ कर रहे हैं, ये दोनों की लड़ाई में कूदकर बस क्या कह रहा है कि यार तुम झगड़ा खत्म कर दो ना, तुम्हारी भी बात मान ले, तुम्हारी बात मान ले। मींस ड्यूअल नेचर रखती है, ठीक है ना। लेकिन ड्यूअल नेचर नहीं, बात सही क्यों नहीं मानी जा रही है? अगर ये नेचर है तो फिर वो वाले फिनोमिना इससे क्यों नहीं हो रहे हैं प्रूफ, और ये नेचर है तो ये वाले उससे क्यों नहीं हो रहे हैं प्रूफ? मतलब जो वेव से हो रहा है ये ऐसी तो नहीं है ना कि वेव, ऐसी कोई थ्योरी नहीं बनी कि जो सबको जस्टिफाई कर दे। क्या कहा इसने कि दोनों नेचर रखती है। अब दोनों नेचर रखती है तो यानी कि पार्टिकल नेचर है तो फिर वेव वाले फिनोमिनास नहीं होंगे, मतलब पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अगर पार्टिकल्स हैं तो फिर पार्टिकल तो जहां जहां स्लिट है सबसे निकल जाने चाहिए। पोलराइजेशन क्यों हो रहा है लाइट में? तो वो वेव नेचर को ज्यादा जस्टिफाई कर रहा है। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये वेव को जनरेट, वेव को नहीं कर रहा है, ये किसको कर रहा है? पार्टिकल नेचर को कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल पार्टिकल से टकरा के एनर्जी इंपार्ट कर रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। समझ में आ रही बात ना? लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी तक भी हाइपोथेसिस ही है ये, ठीक है ना। तो क्या लिखा? हाँ क्या? हाँ, एनर्जी मास इक्विवेलेंस। एनर्जी मास इक्विवेलेंस ये बताता है कि भाई मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट उसी बिल्कुल उसी फॉर्म में निकलेगी। ये बात सही नहीं, वो ठीक है, मैंने मान ली तुम्हारी बात, लेकिन ये एक हाइपोथेसिस ही है क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है इस बात का कि ड्यूअल नेचर ही रखती है, ठीक है ना। मतलब मैटर के अंदर ड्यूअल नेचर होती है। ड्यूअल नेचर का मतलब ये नहीं है कि मास से एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ड्यूअल नेचर का मतलब ये है पार्टिकल नेचर अलग जस्टिफाई कर रही है फिनोमिनास को और वेव नेचर अलग जस्टिफाई कर रही है। और ये कह रहा है दोनों ही मान लो कि दोनों ही सही हैं। समझ में आ रही बात ना? और दोनों को इसने कंबाइंड करके फिर एक हाइपोथेसिस दे दी। उस हाइपोथेसिस के बेस पर एक इक्वेशन भी बना दी और वो इक्वेशन क्या बन के आई? लैम्डा बराबर h/mv। समझ ना? अभी करेंगे, चलो देखते हैं। तो क्या लिखा? रेडिएशन बिहेव्स बोथ एज वेव एंड पार्टिकल। डी ब्रॉगली gave a hypothesis that matter should possess De Broglie gave a hypothesis that matter should possess dual nature. Matter should possess
ड्यूअल नेचर। ओके, मैटर शुड पजेस ड्यूअल नेचर, ठीक है ना। ओके, बिकॉज उसने 2-3 इसमें 1-2 रीजन भी दिए, हाइपोथेसिस में रीजन दिए, क्या क्या। बिकॉज फर्स्ट लिखें, 2 रीजन हैं। फर्स्ट लिखें, द होल एनर्जी इन दिस यूनिवर्स, द होल एनर्जी इन दिस यूनिवर्स, द होल एनर्जी इन दिस यूनिवर्स is in the form of matter, the whole energy in this universe is in the form of matter and electromagnetic radiation। अब ये वो बात हुई जो तुम कहना चाह रहे हो कि भाई इस यूनिवर्स में पूरा सब कुछ जो भी है वो 2 फॉर्म में पाया जाता है, या तो मैटर होता है वो, या तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। मतलब इसी यूनिवर्स में एनर्जी मौजूद है 2 वेव फॉर्म में, मैटर की फॉर्म में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, ठीक है ना। सेकंड, द नेचर लव्स सिमेट्री, द नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर लव्स सिमेट्री, SYMMETRY, नेचर लव्स सिमेट्री। फुल स्टॉप के बाद लिखिए, एज द रेडिएशन हैज गोट ड्यूअल नेचर, एज द रेडिएशन हैज गोट ड्यूअल नेचर, मैटर शुड ऑल्सो possess ड्यूअल नेचर, एज द रेडिएशन हैज गोट ड्यूअल नेचर, हाँ गॉट, एज द रेडिएशन हैज गॉट ड्यूअल नेचर। जैसे कि रेडिएशन में ड्यूअल नेचर होती है, वैसे ही मैटर की भी क्या होनी चाहिए, ड्यूअल नेचर होनी चाहिए। मैटर शुड ऑल्सो possess ड्यूअल नेचर, मैटर शुड ऑल्सो possess, एज द रेडिएशन गॉट ड्यूअल नेचर, मैटर शुड ऑल्सो possess ड्यूअल नेचर। ये 2 इसकी हाइपोथेसिस थी, ठीक है ना। ओके, अब अगली लाइन से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, according to D Broglie, according to D Broglie, a wave is associated with every moving particle, according to D Broglie, a wave is associated with, according to D Broglie, a wave is associated with every moving particle, according to D Broglie, A wave is associated with every moving particle। मतलब इसका कहना ही था कि हर एक मूव करते हुए पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। एसोसिएटेड का मतलब कोई भी मूव करता हुआ पार्टिकल अपने साथ एक वेव लेके चलता है। वेव, हर एक मूविंग पार्टिकल के पास वेव होती है, बार बार कह रहा हूं, लेकिन बहुत कम स्पीड पे चलती हुई बॉडीज की वो वेव्स या वो वेव वाला कैरेक्टर दिखता नहीं है, ऑब्जर्व नहीं कर पाते हम उसको। लेकिन जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी वेव्स का जो कैरेक्टर होता है वो शो होने लगता है। समझ में आ रहा है, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। तो अभी क्या बताया इसने, हैज, अच्छा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ए वेव इज एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल, दीज वेव्स आर कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव्स, दीज वेव्स आर कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव्स और मैटर वेव्स, दीज वेव्स आर कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव्स और मैटर वेव्स, दीज वेव्स आर कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव्स और मैटर वेव्स। अब देखो, दो रिलेशन लिए इसने। 2 रिलेशन कौन कौन से लिए, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। बताओ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला, मतलब 2 चीजों को उठाया और बस उनको कंबाइन कर दिया, कहा तुम्हारी बात मान लेता हूं। पहले पार्टिकल वालों की बात मान लियो, पार्टिकल नेचर के हिसाब से क्या कहा, E बराबर h न्यू। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय E इक्वल टू h न्यू। फर्दर एनर्जी ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, अब एनर्जी ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल कितनी होती है, एनर्जी ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, बोलो ना,
रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मतलब जानते हो क्या? रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के साथ कंपेरेबल होती है, उसके आसपास होती है। समझ में आ रही बात ना? रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मतलब जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फॉलो करें, या रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मतलब रिलेट कर सकें हम, जिनकी वेलोसिटी को लाइट की वेलोसिटी के साथ रिलेट कर सकें। ठीक है ना? जैसे अब मेरी वेलोसिटी नहीं, एक कार चल रही है रोड पर, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहा है ये, इसने कहा बहुत फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, जो कि जिनकी वेलोसिटी इतनी हो लगभग कि वो लाइट के साथ उनको क्या कह सके, रिलेट किया जा सके। तो उनकी एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इज गिवन बाई, ये किस फॉर्मूले से दी जाती है? इज गिवन बाई E इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, E इज इक्वल टू अंडर रूट एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर, एम नॉट का स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कहां से, आज के चक्कर में ना पढ़ना, बस फॉर्मूला याद कर लेना है। E इज इक्वल टू, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमने अभी पढ़ी नहीं है, तो E इज इक्वल टू अंडर रूट एम नॉट का स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, वेयर P इज द मोमेंटम, C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, m नॉट इज द रेस्ट मास। m नॉट है बच्चे, m नॉट मतलब रेस्ट मास, m होता है मूविंग मास। अगर केवल m होता तो m होता मूविंग मास, m नॉट मतलब रेस्ट मास। अब ये मूविंग मास और रेस्ट मास का कॉन्सेप्ट क्या है? सर जो रेस्ट मास होता है वो अलग होता है और मूविंग मास होता है वो, किसी भी बॉडी का जो रेस्ट मास होता है वो अलग होता है और मूविंग मास होता है वो अलग होता है। लेकिन बार बार कह रहा हूं, इसका मतलब सर अभी आप जब खड़े हैं तो आपका मास अलग है, और जब आप ऐसे चल रहे हैं तो आपका मास अलग है। भाई मेरी वेलोसिटी इतनी कम है मेरे चलने की वेलोसिटी की, मैं उसको कंसीडर नहीं कर सकता, मतलब कंपेरेबल ही नहीं है कुछ भी। हाँ, जब कोई चीज इतना फास्ट दौड़ने लगे, इतनी वेलोसिटी रखे कि उसकी वेलोसिटी लाइट के साथ कंपेयर की जा सके, तब उसके मास में डिफरेंस देखने को मिलता है। समझ में आ रही बात ना? और वो रिलेशन कुछ ऐसा होता है, वो बता देता हूं। मूविंग मास और रेस्ट मास में रिलेशन होता है m बराबर m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसी भी मूविंग पार्टिकल का, यानी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का जो मूविंग मास होता है, मूविंग मास, वो उसके रेस्ट मास के साथ ये रिलेशन रखता है। m बराबर m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जाती है, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। समझ में आ रही बात? बात ध्यान सुनो। मान लो कि आप मेरी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, सपोज कर लो कि आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरी स्पीड कितनी है? बहुत ज्यादा से ज्यादा होगी तो 5 किलोमीटर पर आवर, बहुत ज्यादा से ज्यादा होगी तो 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब मैं नॉर्मली अभी नॉर्मली चल रहा हूं, तो अपनी बात कर रहा हूं। चलो कार की बात कर लेते हैं, मुझे भी छोड़ दो आप। एक कार की स्पीड मान लेते हैं बहुत एक्सेस कर दी हमने, तो सर 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 200 किलोमीटर पर आवर को भी जब आप मीटर पर सेकंड बदलोगे तो कितनी हो जाएगी? तो 200 ना करके 180 कर लो तो आसानी से हो जाएगा। 180 इंटू 5/18 कितना आ गया? 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड, इसकी वैल्यू यहां रखेंगे 50 का स्क्वायर, और यहां रखेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। नहीं समझे? फिर किलोमीटर को बदलो, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड को अगर मीटर पर सेकंड बदलूंगा तो 30 करोड़ हो जाएगा। नहीं समझे? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसको मीटर में बदलिए तो कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे? 1000 से और कराना पड़ेगा सर। तो 1 2 3, अब बताओ कितना हो गया? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। ये कितनी थी? 50 मीटर पर सेकंड, और ये कितना है? 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। सर इसकी वैल्यू इतनी कम है कि 30 करोड़ से उसको डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी 0.0000 कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं उसका। इतनी छोटी वैल्यू हो जाएगी कि 1 में से उसको माइनस करके 1 ही रहेगा, और 1 रहेगा तो m बराबर m नॉट होगा। मतलब सर इसका मतलब कार, बाइक, बस, ट्रेन, जो नॉर्मली हम अभी तक व्हीकल चला रहे हैं, उन व्हीकल का रेस्ट मास और उनका मूविंग मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है। बात को समझ में आ रही है? लेकिन सर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इनकी वेलोसिटी बहुत फास्ट होती है सर। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कुछ याद आ रहा है सर? इनकी बहुत फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं ये, तो इनकी वेलोसिटी को कंपेयर करना हो तो इस तरह से हम लोग लेते हैं। कुछ बात समझ में आ रही ना? यानी कुल मिला जुलाकर जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तब कहानी अलग आएगी। ठीक है? तो क्या क्या पता चलेगा? अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी
लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाए तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। वो बॉडी जो इतनी तेज स्पीड से दौड़ेगी ना, अपने आसपास मौजूद एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करने लगेगी? अपने अंदर, अपने साथ जोड़ने लगेगी, मैटर बनाने लगेगी उसको, मैटर। और मैटर बना बना के उसका मास क्या हो जाएगा? जायंट बॉडी बन जाएगी, जायंट ऑब्जेक्ट। इसलिए लाइट की वेलोसिटी को अचीव करना बड़ा आसान काम नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए न्यूटन ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। न्यूटन ने बताया था कि कोई भी बॉडी वेलोसिटी ऑफ लाइट को अचीव नहीं कर सकती। समझ मेरी बात ना? क्योंकि उसने हमेशा हर चीज, जितनी भी चीजें दी हैं, क्या मानते हुए दी हैं? कि मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, मास कैन नाइदर बी चेंज। मास को चेंज नहीं किया सकता, वेट चेंज हो सकता है। समझ मेरी बात ना? अरे पकड़ पा रहे हो बातें? लेकिन ये बता रहा कि मास भी चेंज हो सकता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए तो उस समय मास, मूविंग मास, उस समय मूव करता हुआ मास उसके रेस्ट मास में इतनी बढ़ोतरी कर देगा कि रेस्ट मास से वो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट मास का हो जाएगा वो बॉडी। क्लियर है इतनी बात? बहुत अच्छे। चलो जी, अब ये सब भी आपके, मैं बार, ये तो मैंने इतना भी सिनेरियो आपको इसलिए दे दिया कि आप समझ जा रहे होंगे ये कहां की थ्योरी है। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आएगा। ये सब अभी चक्कर में ना पड़ो, आइंस्टीनियन मैकेनिक्स पढ़ोगे तब ये सब समझ में आएगा, ठीक है ना। आइंस्टीनियन मैकेनिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग न्यूटनियन मैकेनिक्स पढ़ के आए हैं, ठीक है ना, 11th क्लास में। आइंस्टीन अभी नहीं पढ़ेंगे। रही बात इसकी, बीटेक में भी नहीं पढ़ेंगे। अगर आप साइंस की फील्ड में ही जाएंगे तो पढ़ेंगे, क्योंकि बीटेक में भी आइंस्टीनियन मैकेनिक्स बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है। कुछ स्पेशल ब्रांच है बस जहां यूज होती है। हाँ, क्वांटम में जाकर के यूज हो जाएगी, ठीक है ना। ओके चलो, तो E बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट m नॉट का स्क्वायर c के पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर। प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड। अब मुझे बताओ, फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। फोटोन का रेस्ट मास 0, बार बार कह रहा हूं, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। रेस्ट मास 0 है, लेकिन मूविंग मास को 0 मत कह देना। क्यों? क्योंकि फोटोन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। अरे भाई मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने आपको बोला था फोटोन क्या है। अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज फोटोन, तो आप जवाब देंगे सर फोटोन आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी ओनली। कोई कहे दे आर मटेरियलिस्टिक पार्टिकल, पर बोलेंगे नहीं, रेस्ट में रहते हुए वो मटेरियलिस्टिक पार्टिकल नहीं है। मटेरियलिस्टिक पार्टिकल मतलब इनका मास हो, लेकिन सर रेस्ट की कंडीशन में रहते हुए वो मास नहीं रखते, पर मूव करेंगे तो अलग कहानी हो जाएगी। समझ में आ रही बात ना? तो हमने क्या कहा? सिंस द फोटोन इज ए पार्टिकल ऑफ 0 रेस्ट मास, या हम कह देंगे सिंस फोटोन हैज 0 रेस्ट मास। इसका मतलब फोटोन के लिए m नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। m नॉट, बार बार कह रहा हूं, m नॉट क्या है बच्चों? इसमें रेस्ट मास है, तो m नॉट की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब E बताओ कितना आ जाएगा? सर अंडर रूट p स्क्वायर c स्क्वायर, मतलब pc। समझ में आ रहा है? सर एक फॉर्मूला तो ये हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन का। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। एनर्जी ऑफ फोटोन का ये फॉर्मूला तो मैक्सवेल प्लैंक्स ने बताया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। E is directly proportional to nu. E is equal to h nu, where h is not as constant, it is known as Planck's constant। ये कहानी खत्म। उसके बाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि कोई भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की एनर्जी इतनी होती है। अब ये किसी भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की है, किसी भी, अगर मैं भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल बन जाऊं, मींस मेरी वेलोसिटी भी लाइट की वेलोसिटी के रिलेटिव हो जाए। रिलेटिव का मतलब इतनी हो जाए कि लोग उसको कंसिडर करें उसके सामने। ऐसे जैसे मैं भी बोला था कि 50 को 30 करोड़ के सामने क्या करोगे? कुछ नहीं, तो नेगलेक्ट कर दो। नेगलेक्ट नहीं करना है, इस लायक हो कम से कम की वेलोसिटी को, जैसे मान लो c का हाफ हो जाए, c के 0.9 टाइम्स ऑफ c हो जाए, c से कम ही रहे भले ही, लेकिन c के आधी भी होगी तो भी कंपेरेबल मानी जाती है। भाई अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट की आधी भी हो जाए तो हम कह रहे हैं ना कि इसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी की आधी है, मींस कंपेयर कर पा रहे हैं। लेकिन जिसके पास 50 ही मीटर पर सेकेंड है उसको क्या कहेंगे कि लाइट की वेलोसिटी कितना टाइम्स है? 1/, इतना टाइम्स, कुछ नहीं है वो, ठीक है ना। तो कोई भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की एनर्जी इतनी होती है। अब लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? फोटोन की। तो फोटोन एक स्पेशल टाइप का रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होता है जिसका रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है। तो फोटोन का रेस्ट मास 0 रख दिया, यानी m नॉट की वैल्यू 0 रख दी, तो E बराबर कितना आ गया? अंडर रूट p स्क्वायर c स्क्वायर, मतलब E बराबर pc। पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम दोनों से ही तो क्या निकाले हैं? समझो फोटोन की एनर्जी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? h न्यू बराबर pc।
बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। एच न्यू बराबर पी सी, तो यहाँ से पी बराबर बताओ क्या आ जाएगा, एच न्यू अपॉन सी। उम्मीद है बात समझ में आ रही हुई। पी बराबर एच न्यू अपॉन सी, और सी इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं सी बराबर होता है सर न्यू लैम्डा, याद है कि नहीं। अरे यार कुछ जानते हो कि नहीं सब चीजें, सी बराबर न्यू लैम्डा पता है ना, बहुत अच्छे। तो सर इस सी की जगह पर हम रख सकते हैं क्या, एच न्यू अपॉन न्यू लैम्डा। सर ये न्यू से ये न्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल। P बराबर एच अपॉन लैम्डा, इसका मतलब H बराबर या लैम्डा बराबर H अपॉन P, यानी कि डी ब्रॉगली वेव जो होती है ना उनकी वेवलेंथ। इसका कहना यह था कि कोई भी मूविंग पार्टिकल अपने साथ एक वेव एसोसिएट करके रखता है, बशर्ते कि वो पार्टिकल अच्छी खासी स्पीड के साथ दौड़ रहा हो। क्लियर, मेरी बात को समझ में आ रही ना। जैसे कि मैटर वेव्स में बता सकता हूं आपको, टेम्पल रन में जैसे दौड़ता हुआ जो गुड्डा होता है, जब वो बहुत तेजी से दौड़ रहा होता है तो उसके आसपास क्या हो जाते हैं, है ना, ऐसे आवरण सा बनने, एनवलप सा बनने लगता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनने लगती है। वो प्रोटेक्टिव लेयर आपको ऐसे समझना चाहिए जैसे कि कोई उससे एसोसिएटेड वेव है, जितना फास्ट स्पीड से दौड़ता जाता है उतना ही क्या होती जाती है, क्या अरे मैं खेलता था नहीं हूँ, कभी किसी जमाने में देखा था कभी, है ना, ऐसा कुछ होता है शायद कि जब वो ज्यादा मतलब तेज दौड़ने लगता है तब उसको वो प्रोटेक्टिव लेयर मिलती है, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ होता है ना। हाँ अच्छा, सिक्के उठाने पे मिलती है, पता नहीं, छोड़ो। बस आप कुल मिला जुला के समझ लो कि उसके साथ जो ये आपको जो दिखता है ना एनवलप, उसके साथ साथ दौड़ रहा है, वो उसके साथ साथ दौड़ती हुई क्या है, ईएम वेव्स हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। उसी से एसोसिएटेड ईएम वेव्स हैं वो, ऐसे भी हर तरफ से उसको घेर के रखती हैं ईएम वेव्स। क्लियर। अब ये लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी में डी ब्रॉगली ने क्या सजेशन दिया, डी ब्रॉगली ने कहा कि कोई भी मूविंग पार्टिकल अपने साथ एक वेव एसोसिएट करके रखता है। लोगों ने पूछा ये वेव कहां से आ गई, बोला देखो मैं इन दोनों से निकाल दूंगा उस वेव की वेवलेंथ का फॉर्मूला। तो उसने क्या निकाल के दे दिया ये आपको, मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ कितनी होती है उसका फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड पी इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। समझ में आ रही बात ना। अब लीनियर मोमेंटम को हम क्या भी लिख सकते हैं, क्योंकि P बराबर क्या होता है फॉर्मूला mv, इसलिए लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन mv। यही डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है। इस डी को, इसको कहते हैं हम लोग लैम्डा को डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। नोट करिए पहले इसको, फिर बाद में बात करेंगे इस बारे में। हाँ बताओ, देखो एनर्जी, अब देखो, सुनो भाई सुनो, नेक्स्ट टाइम लिखिए पहली बात, दिस इज कॉल्ड, ऐसे लिखो, दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगली रिलेशन, दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगली रिलेशन, दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगली रिलेशन, बस। और फिर क्या लिखो, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कंपेरेबल ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, नहीं इसी का आगे लिखो स्पेशल केस एक तरीके से, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कंपेरेबल ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, कंपेरेबल ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, velocity of light, then the moving mass, yeah, the mass of the particle is given by, then the mass of the particle is given by, बहुत काम की बात बता रहा हूँ ये तुम्हें, ठीक है ना, मास ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय। अगर आप आने वाले समय में ऐसा कोई पार्टिकल बना पाए ना कि जो पार्टिकल लाइट की स्पीड के करीब पहुंच जाए तो बहुत जायंट पार्टिकल बन जाएगा, ठीक है ना, दौड़ते 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 इतना मास अपने साथ इकट्ठा कर लेगा कि वो जायंट पार्टिकल हो जाए, इनफाइनाइट, मैथ्स तो कह रहा है इनफाइनाइट हो जाएगा उसका मास, और इनफाइनाइट मास तो अभी तो पूरी दुनिया में किसी चीज़ का नहीं है, समझ में आ रही बात ना, इनफाइनाइट मास। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि अगर कोई चीज़ इतनी तेज स्पीड से दौड़ने लगे, इसीलिए नेचुरल घटनाएं, नेचुरल फिनोमिनाज जो हैं उनके सामने आकर के बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती फिर गड़बड़, कि भाई ठीक है बस नेचुरल पावर ही सबसे बड़ी पावर है, फिर नेचुरल पावर को ही सबसे बड़ी पावर मान लिया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आप सोचो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कोई पार्टिकल आज, मतलब ऐसे सोचो, आप आज से दौड़ना शुरू करो और लाल सिंह चड्ढा की तरह दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ, ठीक है ना,
नहीं जानते उसको? हाँ हाँ हाँ। अरे भाई वो दौड़ता ही रहता ना पूरी फिल्म में, यही तो है उसका, पूरी मूवी का सार यही है। अच्छा कुछ ही पोर्शन में दौड़ता है? अरे नहीं ठीक, मतलब मुझे ऐसा लगा पूरी फिल्म में दौड़ ही रहा है बस। हाँ, दौड़ता ही रहता, उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है, चले जा रहा, ठीक है ना। तो खैर कुल मिला जुलाकर अगर आप आज दौड़ना शुरू करो और दौड़ते जाओ और लगातार अपनी स्पीड को बढ़ाते जाओ तो आप मास गेन करने लगेंगे। और आप ये सोच रहे हो ना कि दौड़ने से वेट लूज होता है, समझ गए ना? तो ये आपकी सोच क्या हो जाएगी, फिजिक्स के मामले में गलत साबित हो जाएगी, बशर्ते कि स्पीड इतनी ज्यादा हो कि वो कंपेयर की जा सके। लेकिन आप नॉर्मल स्पीड पे दौड़ोगे तो फिर वेट लूज ही होगा, ठीक है ना? समझ मेरी बात ना? तो इसलिए आप ध्यान समझो। पार्टिकल इज गिवन बाय m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो भाई अगर m की वैल्यू इतनी है तो फिर आप m को वहां पे रख दीजिए उठा करके। क्या रखेंगे? तो लैम्डा बन जाएगा कितना, h अपॉन m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ कितना आ जाएगा ये हो जाएगा सर लैम्डा इक्वल टू h इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन में m नॉट। बोलो यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हो गया। मैंने कहीं कुछ छोड़ दिया, v छोड़ा है, तो m नॉट v। अभी बताओ बात समझ में आई कि नहीं? यहां से क्या समझ में आएगा? बहुत ध्यान से समझना, दो फॉर्मूले याद रखने हैं बस, मेन तो वही याद रखना है। दो फॉर्मूले, एक ये याद रखो और मेरे हिसाब से एक ये याद रखो, बस खत्म। क्योंकि ये दोनों काम के फॉर्मूले हैं, ये और ये। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी और लैम्डा m बराबर m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्लियर? अब लेकिन यहां से देखकर मुझे बताओ जो मैं पूछ रहा हूं। लाइटर इज द पार्टिकल, लाइटर इज द पार्टिकल, ग्रेटर विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बोली सही है गलत है? बहुत अच्छे सही है, इसकी वजह से बोल रहे हैं हम ऐसा। लाइटर इज द पार्टिकल, ठीक है ना? यहां के बाद कंक्लूजन हम क्या क्या निकाल लेंगे? पहला कंक्लूजन निकालेंगे सर लाइटर इज द पार्टिकल ग्रेटर विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है ना? पहला कंक्लूजन, ठीक है? लाइटर इज द पार्टिकल ग्रेटर विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है ना? ग्रेटर विल बी डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके जी। दूसरा बताओ, कोई और रिलेशन क्या निकल गया है आपके दिमाग में? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है? अच्छा, ये मैटर वेव्स अलग होती हैं, बार बार आपको कह रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से अलग होती हैं मैटर वेव्स, ठीक है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ के जो द्वारा जो वेव बताई गई हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डिफरेंट वेव होती है, इसलिए इनका नाम ही अलग है, मैटर वेव्स। ये मैटर वेव्स हैं। मैटर वेव्स मतलब अगर तुमसे बस केवल इतना पूछ ले, वाइवा में अभी एग्जामिनर आएगा और वाइवा में पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय मैटर वेव्स, तो द वेव्स एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल, बस इतना बोल देना, द वेव्स एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल। और फिर ऐसे ही वो सवाल जवाब करते हैं कि अच्छा हम अभी चल फिर रहे होंगे तो हमारे साथ भी वेव एसोसिएटेड है। सर होगी तो जरूर, कॉन्सेप्ट तो ये कहता है, लेकिन सर उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हम लोग। डेली लाइफ में इतने कम स्पीड पे चलने वाले ऑब्जेक्ट की मैटर वेव्स को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। तो सवाल करें क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि सर मूविंग मास जब तक लाइट की वेलोसिटी के कंपैरेबल ना पहुंचने लगे तब तक वेव्स जनरेट नहीं होती उस तरह से। तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv में लाइटर इज द पार्टिकल ग्रेटर विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब जितना हल्का पार्टिकल होगा उससे उसके साथ जुड़ने वाली वेव्स की वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी। दूसरा बताइए, फास्टर इज द पार्टिकल मूव्स, चलिए बताइएगा, फास्टर इज द पार्टिकल मूव्स, फास्टर इज द पार्टिकल मूव्स, जितना तेज दौड़ रहा होगा पार्टिकल, फास्टर इज द पार्टिकल मूव्स, जितना तेज दौड़ रहा होगा पार्टिकल उतनी ही ज्यादा होगी सर वेवलेंथ। बोलिए सही है गलत है? पक्का? सोच लो क्यों होगी भाई? सर जितना फास्ट दौड़ रहा होगा मूविंग पार्टिकल, जितना फास्ट दौड़ रहा होगा, मैंने कहा वेवलेंथ उतनी छोटी होगी। क्यों? क्योंकि सर ये वैल्यू जितनी बड़ी होती चल जाएगी, इस v की वैल्यू जितनी बड़ी होती चल जाएगी, 1 में से माइनस करके उसकी वैल्यू छोटी होती चल जाएगी।
और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो और छोटा हो जाएगा, और नीचे भी है तो कोई बात नहीं, वो भी क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, वेवलेंथ को घटाएगा। नहीं समझे? फास्टर द मूविंग पार्टिकल लेसर विद द वेवलेंथ। समझ में आ रही बात ना? तो दोनों ही फैक्टर क्या करेंगे, घटाएंगे। लिखिए द स्मॉलर इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, फास्टर इज द पार्टिकल मूव्स, स्मॉलर इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। भाई ये बहुत काम की चीज चल रही है, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, सिर्फ यही दो टॉपिक हैं बस, पूरी यूनिट में यही दो टॉपिक हैं, तो इनका वेटेज सोच के देखो कितना ज्यादा है इनका वेटेज, बहुत ज्यादा वेटेज है इनका, ठीक है। फोटो उसमें पिछले वाले चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ, बस ये दो टॉपिक मेन है इस चैप्टर के, इस पूरी यूनिट के, ठीक है ना। तो स्मॉलर इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। और अब स्ट्रेटजी बना के पढ़ना शुरू करो। आपको अब ये सोचना चाहिए कि मुझे एग्जाम में कैसे 70 लाने कैसे हैं, फिजिक्स में कैसे 70 पूरे ला सकता हूं, क्या स्ट्रेटजी रहेगी मेरी, अभी से बनाना पड़ेगा, क्योंकि केवल 3 घंटे मिलते हैं परफॉर्म करने के लिए, साल भर की पूरी मेहनत के लिए सिर्फ 3 ही घंटे मिलेंगे परफॉर्म करने के लिए। अब उस 3 घंटे के परफॉर्मेंस में सब कुछ वहीं जाके सोचोगे अगर, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं समझे भाई? अगर आप सब कुछ वहीं जाके स्ट्रेटजी बनाओगे कि सर पेपर में पहुंच के देखेंगे पहले पेपर कैसा आएगा, उसके बाद स्ट्रेटजी बनाएंगे, तब तो तुम्हारा स्ट्रेटजी बनाने में टाइम लग जाएगा। तो पहले से तैयार रहो कि अगर पेपर ऐसा आया तो ये, अगर पेपर ऐसा आया तो ये, मेरी स्ट्रेटजी ये होगी, प्लान ए ये रहेगा, प्लान बी ये रहेगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना? प्लान ए ये रहेगा, अपने वो मेरा अपना नहीं हो सकता, मैं नहीं बता सकता, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। कैसे मैं पहले एमसीक्यूज एक बार पढ़ूंगा, रीड करूंगा, अगर मुझे लगा कि एमसीक्यूज मेरे कब्जे में हैं तो मैं उनको अटेम्प्ट करूंगा, नहीं तो उनको छोड़ के आगे बढ़ूंगा, पहले उनको करूंगा फिर ऐसे, जो भी आप बना सकते हो। मेरे ऊपर मत चलिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ लो, क्लियर है ना। और अगर सर पेपर में एमसीक्यूज मुश्किल आ गया, 2-4 एमसीक्यूज शुरुआत के 1-2-3 क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़े मेरे, या दिमाग घूम गया, तो सर मैं उसको तुरंत स्किप मारूंगा, मैं आगे बढ़ करके पहले क्वेश्चंस करूंगा, बाद में देखूंगा उनको। तो ये सब आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, ठीक है ना। बनानी शुरू कर दो अभी से अगर पूरे नंबर लाने हैं तो। थर्ड देखिए, थर्ड पार्ट में क्या कहोगे, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द, बोलो, चार्ज और नेचर ऑफ द पार्टिकल। डी ब्रोगली वेवलेंथ देखिएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ आर, डी ब्रोगली वेवलेंथ NGTH, ठीक है ना, वेवलेंथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज का मतलब, इससे मतलब नहीं कि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, कैसा भी पार्टिकल हो, ये किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? तो क्या लिखा, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द चार्ज। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन रहा है, नहीं समझ रहे हो? अरे भाई एक एमसीक्यू तो यहीं से बन रहा है, इसी चैप्टर से, मतलब इसी से, ये जो मैं लिख रहा हूं वो आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ की ऐसी 4 प्रॉपर्टीज बता देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ, ऐसे करके बोलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन बन गया आपके लिए, ठीक है ना। एक और देखो, मतलब कुल मिला जुला कर नेचर पे, यानी चार्ज और नेचर ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। दूसरा मतलब चार्ज और नेचर का मतलब यही तो हुआ, यानी कि वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, कैसा पार्टिकल है इससे मतलब नहीं है, क्लियर। थर्ड, द मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। द मैटर वेव्स आर नॉट, है ना, द मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, यानी कि मैटर वेव्स उस तरह की वेव्स नहीं होती जैसी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ओके। हाँ बोलो, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, ऐसे लिख लो इसका, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द accelerated charge particle, because the electromagnetic waves are produced by the accelerated charge particle. Electromagnetic waves are produced only by the accelerated charge particle. ये 4 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, को याद रखिएगा, ठीक है ना। हो गया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट डालिए, ये टॉपिक ओवर, इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक डालिए।
डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये 2 नंबर में आने के साथ चांस है बहुत ज्यादा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, स्पेशली इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ठीक है। लिखिए, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल एम, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल एम, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन में पहले लिखें कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल एम, consider an electron of mass small m and charge small e, and charge small e, consider an electron of mass small m and charge small e is accelerated through a potential difference capital V, is accelerated through a potential difference capital V। क्या समझे इस बात का मतलब हमने किसी इलेक्ट्रॉन पर V वोल्ट अप्लाई कर दिया, किसी इलेक्ट्रॉन पर जिसका मास m है और चार्ज E है, उस पर हमने V वोल्ट अप्लाई कर दिया, तो V वोल्ट अप्लाई कर देने से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं। बहुत अच्छे, कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे सर? E इलेक्ट्रॉन पर, E चार्ज रखने वाले पार्टिकल पर V वोल्ट लगा देने से वर्क कितना होगा? W बराबर Q इंटू V, और वही वर्क उसको किस फॉर्म में मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो सर ये QV यानी कि EV बराबर हाफ mv स्क्वायर, क्लियर है ना? बहुत अच्छे। तो क्या लिखा? इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल V, क्लियर। देयरफॉर एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, इस V वोल्ट को लगा देने से ये कितनी एनर्जी एक्वायर कर लेगा? एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, सर हम बोलेंगे इसको E बराबर, कैपिटल E बराबर E इंटू V। कैपिटल E मतलब एनर्जी और स्मॉल E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ रहे ना? इंटू V। तो E बराबर EV, दिस एनर्जी imparted to electron as kinetic energy, imparted to electron as kinetic energy, किस फॉर्म में मिलती है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो यही E कितने के इक्वल हो जाएगी सर? हाफ mv स्क्वायर के इक्वल। तो हम यहां से कह सकते हैं हाफ mv स्क्वायर बराबर EV। बोलो हो जाएगा कि नहीं? अरे भाई हो जाएगा, ध्यान से कर लो ना, ध्यान देकर, जब यहां ध्यान देकर समझोगे तब तो समझ आएगी बात। हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू EV, तो यहां से सर V स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2EV अपॉन m। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मैंने फॉर्मूला क्या डलवाया है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो सर मुझे इलेक्ट्रॉन का मास तो मैंने कंसीडर कर लिया कितना? m, वो तो वैसे भी फिक्स होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना ये बात? ओके, बस मुद्दा क्या बचा? अगर आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है तो 2 ही चीज तो चाहिए होती है, मास और वेलोसिटी, क्योंकि h तो फिक्स होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो लैम्डा बराबर क्या लग जाएगा फॉर्मूला? h अपॉन mv। m हमने कंसिडर कर लिया, तो सर मेन मुद्दा है v निकालना, बस आप v पता कर लीजिए। तो मैंने यहां से v पता कर लिया। v कितना आ गया? v आ गया सर अंडर रूट 2EV अपॉन स्मॉल m आ गया। देयरफॉर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, बताइए क्या हो जाएगी? देयरफॉर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, आज तो नहीं बात समझ में आ रही क्या? ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv हो जाएगा। mv, v की वैल्यू रख दो बच्चों। लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन, बताइए, m इंटू v की वैल्यू कितनी? अंडर रूट 2EV अपॉन स्मॉल m। क्या हम रूट के अंदर से m को बाहर ही निकाल सकते हैं, अंदर नहीं ले जा सकते? ले जा सकते हैं सर, हम चाहें तो इस m को अंदर रूट के अंदर भी ले जा सकते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा? H अपॉन अंडर रूट 2m स्क्वायर EV अपॉन स्मॉल m। बोलिए सही कर देगा गलत है ना भाई? बाहर से अगर ये m अंदर जाएगा तो स्क्वायर होकर अंदर जाएगा ना, तो मैंने रूट के अंदर ले गया m को, तो बन गया सर m स्क्वायर।
और नीचे वाले m से सर ये m स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। क्या बन के आ गया फॉर्मूला अल्टीमेटली, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2MEV। बोलो भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2MEV। भूलिएगा नहीं आज के बाद से। The de Broglie wavelength of an electron is given by lambda is equal to h upon under root 2MEV। फिर मैं पूछूंगा h क्या है, बोलेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट। मैं पूछूंगा m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं पूछूंगा E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैपिटल V क्या है, वोल्टेज अप्लाइड। अब वेलोसिटी नहीं आई है, कैपिटल V के टर्म्स में है। देखो जरा, कैपिटल V वोल्टेज अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन, मतलब 100 वोल्ट अप्लाई करने पर कोई पार्टिकल, कोई इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। मान लो हमने किसी इलेक्ट्रॉन पर 100 वोल्ट अप्लाई कर दिया, 100 वोल्ट 100 वोल्ट, तो वो कितनी डी ब्रॉगली वेवलेंथ रखेगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2MEV। बार बार बोल रहा हूं, बताओ स्मॉल e इंटू वी क्या था? क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी? नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? स्मॉल e इंटू वी कितने के इक्वल था, काइनेटिक। अगर किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या दे रखा होगा, काइनेटिक एनर्जी, तो कुछ बच्चे क्या करने लगेंगे कि सर हम पहले उससे वेलोसिटी निकालेंगे, फिर लैम्डा बराबर h अपॉन mv लगाएंगे। जरूरत नहीं है, बशर्ते कि ये सब कुछ किसके लिए चल रहा है, स्पेशली इलेक्ट्रॉन के लिए। ये फॉर्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब बात इलेक्ट्रॉन की हो रही होगी। बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना? हाँ, ये सेम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये फॉर्मूला नहीं लग सकता उसके लिए। बस उसके लिए सीधा फॉर्मूला क्या लगेगा, लैम्डा बराबर h अपॉन mv। हर एक पार्टिकल के लिए अगर किसी भी पार्टिकल की आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, लैम्डा बराबर h अपॉन mv। फॉर्मूला वही है, सही। ये तो बिना बात की क्या है, बस आपकी जिंदगी में एक डेरिवेशन और बढ़ाना था इनको बिना बात, 2 नंबर का। और सिर्फ 2 नंबर के डेरिवेशन से ज्यादा का है नहीं। मतलब वो सीधे सीधे कह देगा भाई आप बस मुझे क्या करो, क्या कह देगा, प्रूव दैट, प्लीज कंसीडर माइंड, क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा 2 नंबर में, प्रूव दैट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड ऑन इट। नहीं समझे? द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड ऑन इट। अब देखो जरा ध्यान से देखो, h कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, e कांस्टेंट, तो मेन मुद्दा डिपेंड किस पे कर रहा होगा, सिर्फ वोल्टेज पर। बाकी सब तो कांस्टेंट हो गया। तो वी कैन से द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड ऑन द पार्टिकल, ऑन द इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अरे इतने में कोई डाउट है? नहीं, okay, बस अभी छोड़ रहे हैं ना। h देखो, h कितना होगा, एक बार वैल्यू पे रख देते हैं, ठीक है ना? जल्दी से h वैल्यू रख के बता दो। h बराबर कितना, 6.62 इंटू 10 की पावर -34। m बराबर कितना, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। e बराबर कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और ये सब यूनिट भी लिख देता हूँ, जूल सेकेंड। सब कुछ किसमें है, बोलो ना भाई, सब कुछ किसमें है, ऐसा यूनिट में है। अगर सब कुछ ऐसा यूनिट में है और उसको हमने पुट करके रखा है यहाँ पर वैल्यू, तो इसकी सर वैल्यू क्या आएगी पता है, 12.27 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन अंडर रूट वी। समझ में आ रही है बात? बोलो ये आंसर किस में आएगा? अरे भाई बता क्यों नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो? क्या बोला मैंने? पहली बात, इस सब को यहां पर रखकर, यहां नहीं समझे, कैलकुलेटर से सॉल्व करना। मैं क्यों करवा रहा हूं ऐसा, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल करते समय बिना बात बार बार h की, m की, e की वैल्यू रख कर इनको सॉल्व करेंगे तो पागल हो जाएंगे। तो हमने ना, क्योंकि जब ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा तो कैलकुलेटर से एक बार इसकी वैल्यू निकाल ली। कितनी वैल्यू आई इसकी, लैम्डा बराबर इसकी इतने की, तो सर इसकी वैल्यू आ गई 12.27 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन अंडर रूट वी। ये मीटर में है, मीटर में। नहीं समझे? बोलो क्यों मीटर में? ये वेवलेंथ मीटर में क्यों आई, क्योंकि मैंने सब कुछ किस में लिया है, ऐसा यूनिट में। तो मेरी जो वेवलेंथ आएगी वो भी किस में आएगी, समझ गए ना? लेकिन फॉर्मूला ज्यादातर यूज कौन सा होगा, फॉर्मूला ज्यादातर यूज होगा ये 12.27 अपॉन अंडर रूट वी इन एंगस्ट्रॉम। क्योंकि वो जो 10 की पावर -10 है उसको बदल के क्या कर दिया, एंगस्ट्रॉम कर दिया। 10 की पावर -10 मीटर मतलब क्या, 1 एंगस्ट्रॉम। 10 की पावर -10 मीटर मतलब 1 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हो रहा है ना? नहीं समझी? ठीक, तो फॉर्मूले 2 याद रखना है आपको, 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम।
अब मुझे बताओ कृष्णा, अगर मैं आपसे कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 100 वोल्ट अप्लाई कर देने से उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी? सर जवाब आना चाहिए 1.227 एंगस्ट्रॉम। बोलो होना चाहिए कि नहीं? मैंने बोला 12.27 अपॉन अंडर रूट वी की जगह पे क्या रख देंगे? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा सर, तो 12.27 अपॉन 10 मतलब 1.227 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मीटर में पूछेगा तो 1.227 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना? वो आपसे सीधे पूछ लेगा क्वेश्चन। कभी कभी क्या करेगा? एनर्जी दे के पूछेगा, मतलब कभी कभी ये वाला फॉर्मूला लगवाएगा, कभी कभी ये वाला फॉर्मूला लगवाएगा, और ज़्यादातर ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना? क्योंकि वो एकदम ही आसान है। 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, ठीक है? मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है फिजिक्स में। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके न्यूमेरिकल करेंगे, ये यूनिट ओवर हो जाएगी। एक बार इस यूनिट के टॉपिक देख के आइएगा कल की क्लास में जरूर, ताकि साथ के साथ निपट जाए अगर कोई टॉपिक बचा होगा तो, ठीक है? आज कितना काफ़ी है।